पीआई इंडस्ट्रीज की पहल है और इस पहल को धन धान और किसान एक प्रोग्राम है, उसके तहत हमने नाम दिया है। आज जो चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, आज हम लोग सभी को पता है कि आज के दिन लेबर एक बड़ी समस्या बन के आई है। कोरोना कोविड-19 की वजह से आज लेबर हमें नहीं मिल पा रही है, और हमने पिछले एक महीने में देखा है कि हमारे पंजाब और हरियाणा के फार्मर बड़े चिंतित हैं कि वो कैसे अपनी खेती कर पाए, कैसे धान लगा पाए। क्योंकि देखिए, एक चीज है, हम धान से किसी और फसल में शिफ्ट तो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारी मिट्टी, हमारे हमारे अभ्यास किस तरह के हैं वो जरूरी है। तो लगना तो धान ही है। तो आज के दिन दो तरीके बचते हैं, या तो आप सीधी बुआई से धान लगाइए, या आप रोपाई से लगाइए। रोपाई के लिए आप लोगों की चिंता है कि लेबर नहीं है, और सीधी बिजाई में आज के दिन जो है वो एक एक्सपीरियंस, हम जो कहते हैं, एक जानकारी का अभाव है। तो आज इस कार्यक्रम में हम लोगों का एक प्रयास है, पीए इंडस्ट्री की एक कोशिश है कि कैसे हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे किसान भाई जो कुछ सालों से सीधी बुआई वाले धान का अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग जुड़े। हमारे साइंटिस्ट केवीके से या यूनिवर्सिटी से हम उनको जोड़े, और कुछ ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे किसान भाई जो पहली बार सीधी बुआई वाला धान करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी कुछ जानकारी है उनके अपने कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो हमने उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है। आप सभी किसान भाइयों का, अपने साइंटिस्ट साहब का स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा डॉक्टर साहब के पास ही। डॉक्टर साहब, आज केवी के जितनी हमारी अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उन लोगों का अभ्यास है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम कैसे लोगों को सीधी बुआई के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। काफी सालों से हरियाणा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। जब हम बात करते हैं कि पानी के बचाव के लिए, क्योंकि आज के दिन जो ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे पानी को लेकर समस्या हर साल आ रही है। क्योंकि जब हम प्रति केजी राइस उगाने की बात करते हैं, तो 4,000 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वाटर कंजर्वेशन पे, वाटर सेविंग को लेके गवर्नमेंट के काफी कोशिशें रही हैं, पर फिर भी हम लोग सीधी बुआई में उतनी सफलता नहीं है। लेकिन आज कोविड-19 की वजह से के हालात बन गए हैं, लेबर नहीं है, तो किसान भाइयों को सीधी बुआई एक एक आसान तरीका दिखता है, लेकिन उसके लिए जानकारी। तो मैं चाहूंगा, आप जैसे मोटी मोटी बातें हैं कि कब बिजाई करिए, किस तरह से हम जमीन को तैयार करें, किन तरह की जमीनों पे इसको अच्छे से हम कर सकते हैं, क्या हम पोषक तत्वों का ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात जो किसान के साथ में एक दिक्कत आती है कि खरपतवारों का नियंत्रण किस तरह से किया जाए। बड़ा धन्यवाद करता हूं पीआई का, जिन्होंने आपसे इतने किसानों से ऑनलाइन मिलवाया है। आज का समय जो विषय ढूंढा है इन्होंने आज के समय के अनुसार, कि धान की सीधी बिजाई। ये धान की सीधी बिजाई करते तो हम 10 साल से रहे इस पर परीक्षण, और हमने सफलता ही पाई है। और उन्हीं के आधार पर हमने हरियाणा में और विशेषकर पंजाब में जो धान की सीधी बिजाई पर काम करते थे, इसकी सिफारिश भी की है। तो आज किसान विशेषकर जब मजदूरों की कमी महसूस कर रहे हैं, आज किसान भाई विशेषकर इसकी तरफ ध्यान देने लगे हैं। वैसे तो इसकी आवश्यकता हमने जल बचाने के लिए शुरुआत की थी, कि जल कैसे बचे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अपने हरियाणा में विशेषकर जो जीटी रोड बेल्ट है, तो पानी नीचे जाता जा रहा सारा। तो उस हिसाब से हमने जल संरक्षण के लिए इस विधि को टेस्ट किया था और किसानों के लिए बताना शुरू किया था। आज समय है, दोनों दिक्कत किसान के सामने है। एक तो पानी नीचे जा रहा है, और दूसरा जो मुख्य दिक्कत किसान के सामने है वो है लेबर की। क्योंकि लेबर, अब किसान को एक शक सा लग रहा है दिमाग में कि पता नहीं लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं किसानों को बता दूं, लेबर मिले ना मिले, आप धान की सीधी बिजाई, विशेषकर जिन क्षेत्रों में आप बासमती की खेती करते हैं, वहां तो बेझिझक धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। और किसानों के तजर्बे, किसान मिलते भी हैं, तो उसमें दो तरह की बातें आती हैं। हम या तो बत्तर खेत में बिजाई कर सकते हैं, या फिर सूखे खेत में।
दो तरह के सवाल निकल के आते हैं कि सूखा खेत है तो क्या करें और बत्तर खेत है तो क्या करें। 10-15 दिन पहले किसानों के फोन आने शुरू हो गए थे कि जी हम बिजाई कर रहे हैं, सीधी बिजाई की। उनको ये नहीं पता था बिजाई का समय क्या है सही, पहले ही शुरू कर दी उन्होंने। जो पौध बोने का समय होता था मोटी जीरी का, उस हिसाब से इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन किसान भाइयों, अगर जल बचाना है तो हम इतनी अगेती बिजाई नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी अगेती बिजाई करेंगे इसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो बासमती पकेगी जिस टाइम पे, उस टाइम तापमान ज्यादा होगा, उसमें सुगंध जाती रहेगी, क्या फायदा हुआ फिर उसका। तो सीधी बिजाई का समय बासमती के लिए हम कहते हैं कि जून का दूसरा और तीसरा सप्ताह सही है, ताकि जब रोपाई का समय आता है, हम कहते हैं जुलाई का पहला पखवाड़ा बढ़िया रहता है रोपाई के लिए। तो जब दूसरे और तीसरे सप्ताह में बिजाई करेंगे सीधी, तो वो जो रोपाई के साथ जो जुलाई का पहला पखवाड़ा होगा तब तक वो उतनी बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब वो रोपाई के बराबर ही फसल की पैदावार उस समय तक हो जाएगी। तो जल्दी ना करें, किसान भाई बड़ी असमंजस में है, बिजाई करें ना करें, जल्दी करें लेट करें। तो किसान भाई ध्यान रखें, अभी 2-4 दिन बाद बिजाई शुरू हो जाएगी और हफ्ता 10 दिन उसकी बिजाई कर लें। अब सवाल आता है कि दो तरह की हालात हैं। कुछ किसान भाई तो खेत में पानी लगा के, खेत को बदतर हालात में ले आके तब बिजाई करें, ताकि जो खेत में नमी है, पहला पानी लगा दिया, खेत जब बदतर आया तब तैयार कर लिया, खेत में पर्याप्त नमी है, उस नमी में धान का भी जमाव हो जाए। एक तो हालात ये है। दूसरी, कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि खेत में पानी नहीं लगा पाते, खेत सूखे पड़े हैं, अगर लेट हो जाए फिर पानी लगाए तो एक हफ्ता फिर पानी में उसको बत्तर आने में लगेगा, इससे लेट होने का चांस रहता है। इसलिए धान की सूखे में भी बिजाई किसान भाई कर सकते हैं। दोनों हालात हो गए ना, किसान बत्तर खेत में भी कर सकते हैं और सूखे हालात में भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी शस्य क्रियाएं हैं जो किसान ने कार्य करने वो अलग अलग रहेंगे। सूखे खेत में करना है तो क्या करें, अगर बत्तर खेत में करना है तो क्या करें। हम उदाहरण के तौर पर पहले बत्तर खेत की बात ले लेते हैं। किसान भाई बत्तर खेत आ गया, खेत तैयार किया, अच्छी नमी खेत के अंदर है, सुहागा लगा दिया। उससे पहले क्या करना है कि 8 किलो बीज के हिसाब से किसान भाई 24 घंटे पहले उसका बीज उपचार कर ले। बीज उपचार जैसे सामान्य पौध की बिजाई करते हैं उसी अनुसार करना है। उसमें हम सिर्फ 24 घंटे भिगो के फिर उसको जमाव के लिए गिल्ली बोरी ढक देते हैं। इसमें गिल्ली बोरी नहीं ढकनी। 10 किलो पानी लिया, 10 किलो बीज लिया, 10 लीटर पानी में घोल लिया, 10 ग्राम कार्बनडाजिम या बेविस्टीन दवाई आती है वो ले ली, और उसमें 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। 10 किलो बीज लेके 10 लीटर पानी के घोल में कार्बनडाजिम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला के 24 घंटे के लिए भिगो दें। जब 24 घंटे हो जाए उस बीज को बाहर निकाल लें और 2 घंटे छाया में सुखा लें। अगर छाया में नहीं सुखाएंगे तो जो ड्रिल में बीज चलने में दिक्कत हो सकती है। अगर इससे ज्यादा भिगो दिया तो बीज ज्यादा फूल जाएगा। तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं ना भिगोए किसान भाई इसको, तो 24 घंटे भिगो के 2 घंटे उसको छाया में सुखा लें, और जो ही बीज 2 घंटे में सूख जाए उसको ड्रिल में डाल के, और साथ में ड्रिल के अंदर 2 वो होते हैं ना, आगे खाद डलेगा पीछे बीज डलेगा, तो आधा कट्टा डीएपी डाल लें आप उसके अंदर। डीएपी खाद वाले उसमें खाने में डाल दें ड्रिल में, और बीज वाले में बीज डाल दें। 8 किलो बीज डाल दिया, उपचारित बीज, और डीएपी डाल दिया। उधर से अपना खेत बत्तर में सुहागा लगा हुआ तैयार पड़ा है। अब ड्रिल से बिजाई करें। इसमें विशेष ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आपने बीज की गहराई, आप बीज की गहराई 1.5 से 2 इंच तक रखें, क्योंकि गहराई में बीज जाएगा तो उसी नमी में उसका जमाव होना है। ऊपर बीज रह गया, मौसम जो है ना गर्मी का है, तापमान ज्यादा होने से नमी उड़ जाएगी और बीज का जमाव नहीं हो पाएगा। इसलिए बत्तर हालात में जब बिजाई करेंगे आप तो उसका गहराई का अवश्य ध्यान रखें।
इससे 1.5 से 2 इंच तक गहराई लेके बिजाई कर दें। और लाइन का लाइन फासला तो किसानों को पता है, ड्रिल में ही फिक्स होता है वो तो ज्यादातर 20 सेंटीमीटर का फासला रख ले लाइन के लाइन लाइन एक लाइन से दूसरी लाइन का। जो ही बिजाई आपकी पूरी हो जाए उस पर फिर सुहागा लगाए, क्योंकि उसके बाद हमने खरपतवार नाशक दवाई डालनी है। वो दवाई जो खरपतवार नाशक हम डालेंगे, अगर वो धान के बीज के संपर्क में आ गई तो धान का बीज का जमाव नहीं होगा। इसलिए आपने ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि सुहागा लगाना है बिजाई के तुरंत बाद। जो ही सुहागा लगा के किसान बाहर निकलेगा ट्रैक्टर लेके, तो उसी समय पेंडिमिथिलिन दवाई आती है जिसको स्टॉम्प भी कहते हैं, 1.3 लीटर, 1.25 लीटर तो सारे जानते हैं, 1.25 लीटर ले लो, 1.3 लीटर ले लो, उसको 200 लीटर पानी में घोल के तैयार रखें बिल्कुल। इसमें कोताही नहीं बरतनी है। जो ही सुहागा लगा के ट्रैक्टर बाहर आया, उधर से अपनी स्टॉम्प या पेंडिमिथिलिन का घोल तैयार पड़ा है। 200 लीटर पानी का 1 किले में काफी रहता है, तो किसान भाई सुहागा लगा के एकदम से पेंडिमिथिलिन या स्टॉम्प का स्प्रे करें। और ये स्प्रे जब कामयाब होगा भाइयों, जब उसमें नमी पूरी होगी। अगर खेत में नमी उड़ गई, आपने लेट कर दिया, तो नमी के साथ ये दवाई काम करती है। तो प्रयास यही रखना चाहिए कि सुहागा लगा के बिजाई करके सुहागा लगाया, नमी खेत के अंदर है, तुरंत उसके पेंडिमिथिलिन का स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा, जमीन पर एक ऐसी तह से एक परत सी बन जाएगी, जो घास के बीज, जो खरपतवार के बीज जमीन की सतह पर पड़े हैं, उनका जमाव नहीं होगा। और खरपतवारों का जमाव नहीं होगा तो अपनी फसल बढ़िया होगी। सूखे हालात में भी आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, जैसे बीज उपचार किया था ऐसे ही बीज उपचार इसमें भी करना है। जितना बीज उसमें लिया था 8 किलो, उतना ही बीज इसमें लेना है। फर्क क्या है कि वो 72 खेत था, उसमें नमी थी, ये खेत सूखा है। सूखे खेत का मतलब दोस्तों ये है कि खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। और सुहागा तो उसमें भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो जो उसके अंदर मोटे मोटे ढेले पड़े हैं, डले पड़े हैं, वो तंग करेंगे। तो जैसे उसमें खाद डाला था 72 हालात में, ऐसे ही इसके अंदर खाद डाल के और जो उपचारित बीज है ड्रिल में डाल के सूखे में ड्रिल से बिजाई करें। लाइन से लाइन का फासला उतना ही रहेगा। हाँ, विशेष ध्यान ये रखना है इसमें कि इसमें गहराई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें तो मैंने बताया था 72 में तो उसी नमी में बीज का जमा होना है, 1.5 से 2 इंच तक हो सकती है, लेकिन इसमें 1 इंच ज्यादा से ज्यादा, हाँ, आधे से 1 इंच ले लो, बल्कि एक आधा बीज ऊपर भी दिखेगा उसमें, देखने दो, कोई बात नहीं, डरना नहीं है उस हालात में। तो आधे इंच पर बीज बिजाई करोगे तो बिल्कुल जमाव बढ़िया होगा, चिंता नहीं करनी है उसमें बिजाई के। कोशिश करो भाई, अगले दिन पैर दसेंगे कोई बात नहीं, दसने दो, थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी किसान की, घबरा नहीं करता किसान कभी भी। तो अगले दिन या दूसरे दिन टॉप स्टार दवाई, वो 50 ग्राम, कोई टॉप स्टार ना मिल पावे तो पेंडिमिथिलिन भी ले सकते हैं। तो जितनी मात्रा थी उतनी मात्रा टॉप इसकी पेंडिमिथिलिन की ले लो, या 50 ग्राम टॉप स्टार लेके उसी तरह भाई स्प्रे करना पड़ेगा। कुछ किसान भाई क्या करे हैं कि टॉप स्टार जैसे 50 ग्राम है, 2 लीटर पानी में घोली, मट्टी में मिलाई और खेत में पैर ना दसें, स्प्रे करने में थोड़ा जोर पड़ता है ना गिल्ले खेत में, पैर ना दसें तो सीधे उसमें कर देंगे। ले मट्टी में 2 लीटर पानी में घोली, मट्टी में लाई और छिट्टा दे दिया। अरे आदमी तो फिर भी घूमना पड़ा ना खेत के अंदर, पैर तो फिर भी दसे। तो हम थोड़ी सी और मेहनत करें, आप उसका स्प्रे करोगे ना तो उसका रिजल्ट बहुत बहुत बढ़िया आएगा। तो खरपतवारों का बहुत बहुत ज्यादा नियंत्रण हो जाएगा। जब एक चीज का जमाव ही नहीं होगा तो वो समस्या क्या करेगा। समस्या तो जब करते हैं ना किसी चीज का जमाव हो जाए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें आप, इसमें जिंक जरूर डाल लें, 10 किलो जिंक। जब आप खेत तैयार करो ना, सुहागे के नीचे डाल दो, आप आखिरी हैरो के नीचे डाल दो, क्योंकि दोनों हालात में खेत तो तैयार करना ही है हमने। तो आखिरी हैरो करो या सुहागे के नीचे, उसमें आप जिंक जरूर डाल दो। 10 किलो जिंक जो 21% वाला है उसको छिट्टा दे के डालना है। आपने कदे नहीं सोचो खाद में मिला दें गेल ड्रिल हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं करनी।
जिंक का छिड़काव आखिरी बाही पर या सुहागे के नीचे आप जरूर करोगे, तो उससे जिंक की मात्रा पूरी हो जाएगी आपकी, और डीएपी से फास्फोरस की मात्रा दे दी, बाकी बचगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों, बीज का बढ़िया जमाव हो जाए, तबीयत खुश हो जाए, खेत के अंदर पौधों की संख्या पूरी हो जाए, उधर से कबाड़ का जमाव कम रहे, तो उस समय नाइट्रोजन की मात्रा पाने देनी है। नाइट्रोजन जो रोपाई वाली धान है उससे थोड़ी सी ज्यादा डलती है इसके अंदर। इसमें लगभग आप समझो जो बासमती धान के अंदर है 60 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो यूरिया, नाइट्रोजन तो 30 किलो बैठेगी, तो उसमें 56 किलो यूरिया बैठता है। आप 60 डाल लो, 30 किलो यूरिया 15 दिन बाद, 18 दिन बाद, जब भी आप इरिगेशन लगाओगे, इरिगेशन लगा के खेत का पानी मतलब ना रहे, गिल्ला रहे खेत, तो 30 किलो यूरिया लेकर छिट्टा दे दो। और जब 50 दिन की फसल हो जाए या 1.5 महीने की फसल हो जाए, 30 किलो यूरिया फिर छिट्टा दे दो, तो नाइट्रोजन की भी मात्रा पूरी हो जाएगी। इस तरह हम जिंक की, फास्फोरस की और नाइट्रोजन की तीनों मात्रा हम बासमती की पूरी कर सकते हैं। जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है ना धान के अंदर, कि भाई जब बाल बने, जब दाना में दूध पड़े, दाने बने, उस समय पानी की कमी ना रहने दें। एक चीज में विशेष ध्यान देना भाई, मैं शुरू में बताना भूल गया था, कि धान की सीधी बिजाई हमेशा समतल खेत में करनी है। जिन खेतों में करनी है उन खेतों को पहले लेजर लेवल करा लियो जरूर। लेजर लेवल से क्या होगा, खेत जैसे अपनी मेज वगैरह ना, मेज की तरह सीधा हो जाएगा, समतल हो जाएगा और पतला पानी लगेगा। क्योंकि कुछ अगर खेत ऊंचा नीचा है, कहीं जो डिप्रेशन है, जो नीचा है, वहां पर ज्यादा पानी खड़ा हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा पानी खड़ा हो जाए क्या हो जाएगा, जो बीज बोया है बीज जगड़ जाएगा, जमेगा नहीं है। और या जो पोषक तत्व हम डालते हैं उनका भी सही उपयोग पौधे नहीं कर पाएंगे। खेत में पौधों की कम ज्यादा संख्या हो जाए, कहीं ज्यादा हो गए कहीं कम रह गए, तो गलत हो जाएगा। और अगर ऐसे खेत हैं जो समतल नहीं है, खरपतवार नाशक दवाई हमेशा समतल खेत में ज्यादा काम करती है। और एक चीज और ध्यान रखियो, खरपतवार ही तो दिक्कत है इसमें, डीएसआर में तो कोई दिक्कत है नहीं है सीधी बिजाई में। तो कुछ किसान भाई कईया की आदत खराब हो गई, वो क्या करते हैं, अरे भरन दो पानी कोई बात नहीं, ट्यूबवेल चल रहा है, बिजली जो होना फिक्स रेट है, लेवल, हम सोचते हैं कि खेतों में पानी नहीं होगा, फ्लड नहीं होगा। फिर भी क्या करना आपने, उसके अंदर खेत में जब बाद में नॉमिनी गोल्ड डालोगे, 2,4-D डालोगे, सनराइज डालोगे, खेत में भाई एक दिन पहले पानी नहीं होना चाहिए, और दवाई डालने के एक दिन बाद तक पानी नहीं होना चाहिए। तो इन विशेष चीजों का आप ध्यान रखोगे तो धान की सीधी बिजाई में कोई दिक्कत नहीं है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में, कुरुक्षेत्र में भी वैज्ञानिक बैठे, मैं कैथल बैठा, करनाल बैठे, होगी बात। तो किसान भाई इस तरह करेंगे तो, हमने तो 8-10 साल का तजुर्बा हो लिया। ये किसानों पे जब कई कई बात है ना सिर पर पड़े, जब ज्यादा ध्यान दें, अरे भाई हम तो पहले करने लगे थे पानी बचा लो बचा लो, लेकिन अब समझ में आई अब लेबर नहीं मिलनी, तो इस तरफ किसानों का मैं धन्यवाद करता हूँ, कम से कम समस्या देख के इस तरफ आए हैं। तो बासमती में इस धान की सीधी बिजाई को भाइयों अपनाओ। भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें हमें बताई, हमें बताया सीधी बिजाई सूखे में कैसे करनी है, अगर हमें गीले में करनी है वो किस तरह से करनी है, कैसे हमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है, कमी को आप कैसे पहचान सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। और एक बहुत बहुत जरूरी चीज जो डॉक्टर साहब ने कही, खरपतवारों का प्रबंधन। बहुत सही चीज कही कि सब चीजें किसान कर लेता है, लेकिन आज के दिन जो खरपतवारों का प्रबंधन है वो जाके किसान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन बड़ा आसान है, आज के दिन इस तरह की दवाइयां हैं। शुरू में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप पेंडिमेथलिन यूज करिए, कब यूज करनी है, किस तरीके से यूज करनी है, मात्रा क्या होनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे से हमें बताया। उसके बाद चांसेस अगर रहते हैं कि आपके खेत में फिर भी खरपतवार उगाए, तो ये जरूरी है कि हमें खरपतवारों की पहचान हो। अगर खरपतवारों की पहचान है
मैंने बताया नॉमिनी गोल्ड पीआई इंडस्ट्रीज आज से 12 साल पहले लेके आई। आज हम लगभग 7 करोड़ एकड़ के धान में इतने सालों में हमने ट्रीट किया। बहुत एक किसान भाई डीएसआर में स्पेशली अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ तमिलनाडु में, तो वहां पे ये वरदान मानी जाती है किसानों के लिए। तो अगर मकड़ा मदाना है तो उसके लिए आप पीआई की एक दवा आती है लिगेसी। आप लिगेसी दवा 300 से 350 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन सबसे जरूरी क्या है कि आप नॉमिनी गोल्ड, पाइमेक्स जो मैंने आपको बताया और लिगेसी, ये तीनों आप एक साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है अलग अलग करनी है। आज जब हम बात करते हैं, अगर हम आज अपने खेतों में लेबल लगा के निराई गुड़ाई कराना चाहें, तो वो आज के दिन एकड़ का खर्चा 2,500 से लेके 3,000 रुपये बनेगा मिनिमम। और आज जब लेबर की दिक्कत है तो हो सकता है वो और ज्यादा महंगा बने। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ खरपतवार समाधान की, नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स, लिगेसी, ये आपकी 1,350 से लेके 1,400 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा करती है, जो आपकी लेबर से पैसा बचाती है। लेकिन इसकी जरूरत कब है? लिगेसी हम तब डालें जब मकड़ा मदाना है। नहीं तो आपको सिर्फ नॉमिनी गोल्ड और पीआई मिक्स अपने खेत में डालें। आपको जितने खरपतवार हैं, आपके नॉर्मल चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, मोथा प्रजाति के खरपतवार हैं, संकरी प्रजाति के, उनसे पूर्ण आपको समाधान मिलता है। तो तरसेम सिंह जी, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस, क्या चीजें आप ध्यान रखते हैं, किस तरह से आप सीधी बुआई को रोपाई वाले धान से आज के दिन बेहतर मानते हो? तो आपके कुछ सवाल हैं जो हम डॉक्टर साहब से पूछ पाए, जो आप जानकारी चाहते हो? जर्मिनेशन कम आता है तो वो फुटाव पूरा करेगी जीरी, या मतलब कम फुटाव करती है ड्रिल वाली या हाथ की रुपये के कंपेरिजन में? हाँ, चिंता ना करो, जमाव हो गया ना एक बार तो फुटाव पूरा होगा, निश्चिंत हो जाओ। कई लेवलर हाँ। भी किया है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी जैसे कल पानी दिया तो अभी आज पानी खड़ा है उसमें थोड़ा थोड़ा, तो उसमें जर्मिनेशन आ जाएगा पूरा, या कोई समस्या रहेगी उसमें? बिजाई कर दी ना, उसके पानी लगा दिया, सूखे में बिजाई करी, पानी लगाया, उसके 4-5 दिन बाद फिर दूसरा पानी देना, इसलिए तो कह रहे हैं ताकि सारा बीज जम जाए। समस्या तो सर इसमें यही है कि जैसे लोग पहले तो रोनी करनी चाहिए इसकी सर, जो गेहूं जमे है ना, तो अगर उसमें तो रोनी होती तो वो गेहूं की समस्या नहीं आती, वो पहले ही जाम जाती, और जब बाई करते तो उसकी फिर वो दिक्कत नहीं आती। और एक जैसे जो कंप्यूटर फ्लेवर लगवाते हैं, उसके बाद उसमें ना थोड़ा डबल दूसरा टिलर निकालना चाहिए, और उसके बाद डबल स्वाग लगा के और फिर डीएसआर करना चाहिए, क्योंकि लेवलर जमीन को हार्ड कर देती है। तो कई किसान करते हैं कि लेवलर के बाद ही सीधा वो करते हैं, तो पौधा पूरी ग्रोथ नहीं करता उसमें, और जब होगा तो वो अपने आप सूखने लग जाता है, क्योंकि उसकी जड़ तो नीचे जाती ही नहीं। हाँ, और घास की इसमें समस्या है ही नहीं, लिगेसी भी है, पीआई मिक्स भी है, और नॉमिनी गोल्ड भी है, जो 18 से 20 दिन के बीच में, 15 से 18-20 दिन के बीच में स्प्रे कर दो आप 2 से 3 पत्ती घास पे, और उसके बीच में आप 15 दिन पे अगर स्प्रे 18-20 दिन पे करना है तो यूरिया भी डाल सकते हैं के हिसाब से, 15-20 किलो के हिसाब से। और जर्मिनेशन एक बार बड़ी हो जाए तो घास की दिक्कत नहीं है सर इसमें। और अगर इसमें थोड़ा जमाव की कमी रहती है तो हम उसमें लाइन से पौधा उखाड़ के ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, थोड़ा गैप देके। तो बीज तो ऑटोमेटिक 6-7 किलो बुआई होती है, प्यार 26 की, या और बासमती 1500 या 8 किलो डलता ही है उसमें, तो वो ट्रांसप्लांट हो जाता है। अच्छा लगा कि आप लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप ग्रुप में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और डीएसआर को, सीधी बुआई वाले धान की, आप लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि इसके फायदे क्या हैं। एक एक चीज पूछना चाहूंगा सोनू जी, नॉर्मली हमारे यहाँ पे हरियाणा में कह लीजिए, पंजाब में कह लीजिए, सीधी बुआई वाला धान जब किसान करता है, 25 दिन के बाद जब वो रोपाई वाले धान को और सीधी बुआई वाले धान को देखता है, तो थोड़ा सा उसको फर्क नजर आता है। जो किसान है वो वहीं पे अपना सोचता है कि यार नहीं छोड़िए, क्योंकि आज जो हमें सुनने में आ रहा है, किसान ने सीधी बुआई भी की हुई है और साथ में उसने अपनी नर्सरी भी उगा रखी है, जैसे दिखेगी उसके हिसाब से कर लूंगा। लेकिन आज के दिन है क्या, किसान को ये लगता है कि ये सीधी बुआई जो है उसको वो पैदावार नहीं देगी, जबकि सच्चाई ये है कि आप लोग कर रहे हैं, तो जब आप लास्ट में कटाई करते हो तो आपको पैदावार बराबर ही मिलती है,
थोड़ी बहुत अगर आगे पीछे कम हो गई तो जो आपने इतना खर्चा बचाया है, में लेबर का खर्चा बचाया, पानी में खर्चा बचाया, तो ये खर्चे और आपकी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यील्ड है हो जाती है। अगर आप कंपेयर करो दोनों चीजों को तो मुनाफे के हिसाब से आपको सीधी बुआई में ज्यादा मुनाफा होता है, जो हमारे किसान को पता नहीं है, क्योंकि वो लास्ट स्टेज हार्वेस्टिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी राय दें, क्योंकि आप इतने साल से कर रहे हैं, लोगों को करवा रहे हैं, तो आप इस पे अपनी प्लीज राय दीजिएगा। सर ऐसा है, जो नर्सरी बोते हैं उसकी, वो तो 1 महीने का जो नर्सरी तैयार होती है तो खेत में ट्रांसप्लांट होती है, और उसको अपना टाइम DSR में वहीं पर लेना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल जी। तो वो ऐसे ही लगेगी जैसे बिल्कुल मन उतर जाएगा। लेकिन आप ये भी देखो, एक तो 2.5-3 किलो बीज में जो नर्सरी है हमारी, उसमें लेबर उसको खेत को लगा देती है, और उससे हम 6 से 7 किलो बीज गिर रहे हैं। अगर उसकी ग्रोथ भी थोड़ी कम होगी, जो मदर पौधा है उसका पौधे पे फल भी ज्यादा आएगा, और वो चमक भी उस पर अलग ही होगी जो मदर पौधा होगा। और एक हम जो खार के साथ यूरिया के साथ फूट कराएंगे, उस पे इतना फल नहीं आएगा। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा उस टाइम पे फार्मर को पेशेंस चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उस टाइम में घबरा जाता है फार्मर, भाई ये तो चल नहीं रही, ये तो वो है, इसमें तो कभी क्या होएगा। उस वहां पे आपको पेशेंस की जरूरत है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हम 0 ड्रिल से पहले गेहूं की बिजाई करते थे जीरी के फानों में, तो वो जब तक फाने से बाहर निकलती थी तब तक बड़ी दिक्कत आती थी, भाई ये तो खराब होगी, वो होगी, लेकिन उसकी जो यील्ड थी वो बहुत बढ़िया थी। इसमें डॉक्टर साहब बिल्कुल घबराने की बात नहीं, जिम्मेदार भाइयों को बिल्कुल भी वहां पे पेशेंस रखनी है उनको। यदि उनका जर्मिनेशन ठीक है फिर पेशेंस रखो, उससे कम नहीं लिगड़ेगी, उससे थोड़ी फालतू ही लिगड़ेगी जी। दूसरा डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ, इसमें एक कमी आती है, जैसे कि कई बार पिछला जीरी का बीज जाम जाता है डॉक्टर साहब। इसमें तो मेन मुख्य समस्या है, जैसे आपने पीछे बासमती बोई तो वो बासमती के पौधे जाम सकते हैं इसमें। तो उसके लिए डॉक्टर साहब क्या है, उसके लिए इसको थोड़ा खेत को जोत के उसको 2 बार पानी लगाओ आप लगातार, उससे वो जीरी जर्मिनेट हो जाएगी, तो वो समस्या नहीं आएगी। गेहूं भी और जीरी भी दोनों जर्मिनेट, गेहूं भी जर्मिनेट हो जाएगी और जीरी भी जर्मिनेट हो जाएगी। बाकी डॉक्टर साहब खरपतवार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार मेरे से थोड़े खरपतवार हो गए थे, मैं भी डर गया था खुद। मैं 6 साल से लगा रहे हम, तो उस टाइम मेरा ये हो गया था भाई खरपतवार कंट्रोल नहीं होंगे, लेकिन इतने बढ़िया कंट्रोल करे, इतने बढ़िया कंट्रोल करे, तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि खरपतवार से डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा तैयारियां बना के रखें, आपका जर्मिनेशन सही हो तो तैयारियां बना के रखो। ये हमारे साथ किसान भाई थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। वो जो 20-25 दिन में जो हम देखते हैं और अपना मन हटा लेते हैं, वहां पे पेशेंस जरूरी है। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है आपको पैदावार बेहतर ही मिलेगी सीधी वो रोपाई वाली के कंपेयर में, सीधी बुआई से पैदावार बेहतर ही मिलेगी। हमें अगर जानकारी हो कि किस तरह के खरपतवार आपके खेत में है, तो आप उस हिसाब से दवा का इस्तेमाल करके उनका नियंत्रण करवा सकते हैं। तो और किसी किसान भाई का कोई सवाल हो, डॉक्टर साहब भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं हमारे साथ, तो आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। वही मैं कह रहा था कि जैसे पानी लगाते हैं ना, तो पहला जमा हुआ जो गेहूं जम जाता है वो अपने आप खत्म हो जाता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। किसान भाइयों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और साथ ही हमने बताया कि पीआई इंडस्ट्रीज कैसे सीधी बुआई के धान को किया जाए, इस चीज के लिए किसानों तक पहुंच रही है। आज के दिन का सिनेरियो जहां पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ तरीके हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनके तरीके से हम आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का दिल से और पीआई की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सभी किसान भाइयों को मेरा धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, पीआई इंडस्ट्रीज स्वागत करती है आप सभी का इस धन धान और किसान कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम सीधी बुवाई वाले धान की खेती पर चर्चा करेंगे। धान हमारे देश की एक मुख्य फसल है और हम विश्व में धान के सबसे बड़े उत्पादक हैं। 80% धान की खेती मुख्यतः खरीफ सीजन में की जाती है। धान भारत की एक मुख्य फसल है जो लगभग 11 करोड़ एकड़ में की जाती है। बड़े स्तर पर सीधी बुआई में धान की खेती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु में की जाती है। परंपरागत तरीकों से रोपाई में बुआई में बहुत अधिक श्रम लगता है
और इसमें समय के साथ साथ पानी का ज्यादा खर्च होता है। धान की सीधी बुआई का एक साधारण फॉर्मूला है। फॉर्मूला है हम 5। पहला फॉर्मूला खेत की तैयारी। इसके लिए खेत की जुताई करके उसको समतल करें, फिर उसमें पानी लगाएं। बत्तर अवस्था आने पर खेत की पुनः जुताई करें। बत्तर अवस्था यानी कि ऊपर की सतह सूखी हो और निचली सतह में नमी पर्याप्त मात्रा में रहे। इसके बाद खेत को फिर से जुताई करके पटेल करें। बुआई से पहले धान के बीज को फफूंदी नाशक जैसे मैनकोजेब कार्बेंडाजिम के साथ 10 से 12 मिलीलीटर पानी प्रति किलोग्राम बीज में घोलकर उपचारित करें। 1 एकड़ में 8 से 10 किलो बीज और 8 घंटे के लिए पानी में धान के बीज का उपयोग करें और फिर छाया में सुखाएं। मशीन से बुआई करें। बुआई के लिए सूखे बीज इस्तेमाल करें, भीगे हुए ना करें। इस विधि में हम बुआई करते हैं, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पानी कम लगता है। दूसरा फॉर्मूला है सही समय पर बुआई करें। सही समय से बुआई करने से होने वाली बारिश से बहुत अधिक फायदा होता है। पौधों की जड़ों की विकास एवं खरपतवार नियंत्रण में भी मदद मिलती है। मई के आखिरी सप्ताह से लेकर जून के तीसरे सप्ताह तक बुआई करें। लेकिन किसान भाइयों से सांकेतिक समय है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार सही समय का चयन करें। प्रति एकड़ से ज्यादा पैदावार लेने के लिए समय की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सीधी बुआई के लिए लगभग इन सभी धान की किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के अनुसार धान की किस्मों को लगाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्री इमर्जेंट के रूप में बुआई के 48 घंटे के अंदर पीआई के बंकर का छिड़काव करें। बुआई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करें। 200 लीटर पानी में 1 लीटर बंकर को मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की खेती में प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने के बाद भी खरपतवार के उगने की संभावना बनी रहती है। अगर खरपतवार उग आए तो खरपतवार की 2 से 5 पत्ती की अवस्था में पीआई का पूर्ण समाधान नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी का इस्तेमाल करें। नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी पीआई का पूर्ण समाधान से घास, मोथा, चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। यह हमेशा देता है बेहतरीन परिणाम। घोल बनाते समय याद रखें कि पहले पीआई मिक्स को डालें, फिर नॉमिनी गोल्ड और फिर लेगेसी को मिक्स करें। पीआई मिक्स को 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल 100 से 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। लेगेसी का इस्तेमाल 300 से 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। तीनों को अच्छी तरह से मिलाएं। खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण पाने के लिए नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी का इस्तेमाल करें। जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हो, खरपतवार की ये अवस्था बुआई के लगभग 15 से 20 दिन में आती है। बेहतर परिणाम के लिए नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी के छिड़काव के 48 घंटे बाद खेत को सिंचित करें। चौथा फॉर्मूला है सिंचाई। सीधी बिजाई में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी की निचली सतह को देखें, अगर नमी की कमी हो तो हल्की सिंचाई करें। पहली सिंचाई अगर भारी मिट्टी में हो तो 10 से 21 दिन और मध्यम भारी मिट्टी में हो तो 7 से 15 दिन में होनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पे जरूरत के अनुसार अगली सिंचाई करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि धान की क्रांतिक अवस्था में खेतों में नमी की कमी बिल्कुल न होने दें। धान की क्रांतिक अवस्था होती है कल्ले निकलने की अवस्था, गबोट अवस्था, बालियां एवं पुष्पन अवस्था, दाने भरने एवं पकने की अवस्था। पांचवा फॉर्मूला है पोषक तत्वों का प्रबंधन। पोषक प्रबंधन के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक आदि की अलग अलग स्टेज पर अलग अलग मात्रा इस्तेमाल की जाती है। इस बनी टेबल पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग फसल अवस्थाओं में पोषक तत्वों को किस मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में सीधी बुआई ना करें जहां पर रेतीली मिट्टी है, जहां हाई पीएच बैलेंस है, खारे पानी वाली जगह पर, आयरन की कमी वाली मिट्टी पर, जहां पानी की क्वालिटी अच्छी ना हो। तो देखा किसान भाइयों, कितनी आसान और कितने फायदे हैं सीधी बिजाई के। इसमें बचत के साथ साथ आपको मिलती है लहलहाती फसलें। जब उपज हो ज्यादा तभी तो खुशहाली ज्यादा।